और दूसरी तरह की। हरियाणा में कैग की रिपोर्ट में वृद्धावस्था पेंशन देने के मामले में हुए घोटाले की जांच को लेकर हरियाणा हाईकोर्ट में चल रहे मामले में अब कोर्ट ने मामले को सीबीआई की जांच के लिए सौंप दिया है। इस मामले में याचिकाकर्ता राकेश बेस ने जांच के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस मामले में जानकारी देते हुए याचिकाकर्ता के वकील प्रदीप रपाड़िया ने बताया है कि हरियाणा में पेंशन देने के मामले में घोटाला हुआ था। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि वृद्धावस्था पेंशन के नाम पर 40 साल से कम उम्र के लोगों को इस पेंशन का पात्र बनाया गया था। यहां तक कि मृत लोगों को भी वृद्धावस्था पेंशन दी जा रही थी। इसके साथ ही कई लोग नौकरी से सेवानिवृत्त होकर भी वृद्धा पेंशन पा रहे थे। उन्होंने जानकारी दी कि साल 2011 में हुड्डा सरकार के वक्त कैग की रिपोर्ट में ये बात सामने आई थी। ये बहुत बड़ा घोटाला है। इस मामले में कैग की रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। जब हमने कैग की रिपोर्ट सरकार को भेजी फिर भी कार्यवाही नहीं की गई। इसके अलावा इस मामले में सीबीआई की जांच के लिए हाईकोर्ट ने याचिका लगाई गई है। आज के दौर में महिलाएं किसी से कम नहीं हैं। उन्हें कमजोर समझना किसी पर भी भारी पड़ सकता है। ऐसा ही मामला सेक्टर 23 की मार्केट में देखने को मिला, जब मार्केटिंग जॉब में करने वाली युवती ने जूस की दुकान पर छेड़छाड़ की गई। मंचलों ने छेड़छाड़ की, जिसके बाद युवती को फोन कर दिया गया। युवती ने फोन किया और मंचलों के पास जाकर पूछा कि ऐसी हरकत करने की हिम्मत कैसे हुई, तो युवकों ने युवती पर हाथ उठा दिया। इसको देखकर सामने आए कुछ लोग वहां पर आए और एक युवक भाग गया, जबकि एक पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। महिला ने बताया है कि जी मैं जूस पी रही थी और ये दो व्यक्ति थे जिन्होंने मेरे को देख के और गाने लगे और कमेंट से करने लगे हैं। तो इन्होंने फिर कंट्रोल 112 फोन किया है। हम मौके पर पहुंचे, वहाँ देखा, मैडम से बात करी। मैडम ने बताया कि हम इसको मेरे साथी थे, उनमें आके इनको घर पे ले आएगा। उसके बाद फिर हम मैडम से पूछताछ करी है, उनका कैसे क्या, फिर उन्होंने बताया जी मैं मार्केटिंग करती हूँ और मैं संजय कॉलोनी में बीपी स्कूल के पास मैं वैसे जूस पी रही थी और लड़के मेरे पे कमेंट करके जा रहे थे। फिर मैंने उसे बुला के पूछी कि हाँ क्यों, मतलब क्या बात है, तुम मुझे जानते हो, क्यों मतलब कमेंट कर रहे हो। उसने मुझे एक को मैंने मारा, उसने एक ने मेरी हाथ पकड़ी, दूसरे ने मुझे मारा। एक तो भाग गया, दूसरा अभी आया है चौकी पे। कितने लोग थे ये? 2 थे। बहादुरगढ़ मूवी लव जिहाद की आहट सुनाई देने लगी है। बजरंग दल, सनातनी रक्षा दल और हिंदू विश्व परिषद से जुड़े कार्यकर्ताओं ने पत्रकार वार्ता पर इसका खुलासा किया है। पत्रकारों के समक्ष एक पीड़ित ने पेश किया गया, जिसकी पत्नी अहमद खान के युवक के साथ राजू बनकर बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। बजरंग दल के नगर संयोजक नीरज वत्स ने बताया कि जब वे पीड़ित के साथ उसके घर पहुंचे तो घर में 2 लड़कियां भी मिली, जिन्हें 2 युवकों ने प्रेम जाल में फंसाया था। जबकि उनके असली नाम पता किए गए थे तो मुस्लिम युवकों के रूप में उनकी पहचान की गई थी। बजरंग दल के दोनों युवतियों को उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस को कंप्लेंट कर दी गई है। लड़कियों ने पुलिस को सारी घटना के बारे में बताया, लेकिन पुलिस ने कार्यवाही नहीं की। बजरंग दल ने अब प्रशासन को सख्त चेतावनी दी है और कहा है कि अगर पुलिस सही ढंग से कार्यवाही नहीं करेगी तो इस मामले में वे खुद आरोपियों की पिटाई करने का काम करेंगे। मैं करीब 1 साल से, मेरी जो श्रीमती जी है वो एक राजू नाम के व्यक्ति के साथ, वैसे उसका नाम अफजल खान है, नहीं जो उससे दोस्ती करी तो उनके घर पे जब आना जाना शुरू किया तो राजू नाम से जो है दोस्ती करी थी।
और उसकी श्रीमती जी के साथ बोला, भाई मेरी श्रीमती के साथ उन्होंने जो है राखी बंधवाई, भाई बन के उन्होंने शुरुआत करी। और अब जो है हम उसके बाद जब उनसे दोस्ती हो रही तो अब लगभग 10-11 महीने से मेरी श्रीमती जी उसके साथ था। और उस दौरान मैं पुलिस में मालूम भाई पुलिस में क्यों नहीं गए आप? मैंने कहा बोला उस दौरान जब से दोस्ती हुई उसके बाद उन्होंने मेरी पत्नी को अपने जाते में लेके मेरे को कम से कम 3 या 4 बार लाइन पर के थाने में, भारवा जो लाइन पर का थाना है वहां मेरी पिटाई करवाई और उसमें जो है मतलब जो है मेरे को ऊपर बेकार के आरोप लगा दिए। तो उसके बाद हम गए हैं, उस महिला का इन्होंने एड्रेस बताया कि दयानगर के अंदर वो रहती हैं। देखो ऐसा है वो तो ये करेंगे धीरे धीरे, हमें खुद से समझदार होना चाहिए। बहने जो है ना वो राखी पहलवानों के समर्थन में नई संसद भवन के सामने 28 मई को महिला महापंचायत होगी। इसके लिए खापों ने कमर कस ली है। पालम 360 के खाप के प्रधान सुरेंद्र सोलंकी का कहना है कि ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ अपनी गाड़ी में मेट्रो और से महापंचायत में पहुंचेंगे। उन्होंने दिल्ली पुलिस को भी चेतावनी दी है कि अगर महापंचायत में आने वाले लोगों को रोका गया तो माहौल बिगड़ने की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की होगी। सुरेंद्र सोलंकी ने बहादुरगढ़ में पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि 31 दिन से न्याय के लिए महिला पहलवान जंतर मंतर धरने पर बैठी हैं, लेकिन आरोपी ब्रजभूषण शरण को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। इसलिए सभी खापों, सामाजिक संगठनों और महिला शक्ति से आह्वान किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वो दिल्ली पहुंचे। लड़ाई है और ये सारे देश गांव तो हमारे इसमें है, लेकिन बॉर्डरों के भी हरियाणा के बहुत सारे गांव पालम 360 खाप के अंतर्गत आते हैं, तो हमारी जिम्मेवारी ज्यादा बन जाती है। और क्योंकि मैं शुरू दिन से इन खिलाड़ियों के साथ हूं, जब से इन्होंने खापों से अपील की, तो हमने दूसरी भी रणनीति बना रखी है कि अगर बॉर्डर पे रोका जाएगा तो दिल्ली के भारी तादाद में लोग और महिला वहां पर पहुंचेंगी और हम जगह जगह इसको लेकर पंचायत भी करेंगे। अभी कल से शुरुआत करेंगे और हर गांव में एक मीटिंग भी होगी और रणनीति बनाई जाएगी और लाखों की तादाद में वहां पर मातृशक्ति और युवा वहां पर पहुंचेंगे। किस टाइम महापंचायत 28 तारीख को सुबह 11 बजे संसद भवन, नई संसद भवन। झज्जर की बहू पर्वतारोही अस्मिता ने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने में सफलता हासिल की है। अस्मिता दोराजी शर्मा ने अपने दूसरे प्रयास में माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा लहरा दिया है। 39 साल की पर्वतारोही अस्मिता दोराजी शर्मा ने मंगलवार को सुबह 8:20 पर माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा लहराया। मूल रूप से नेपाल से पर्वतारोही परिवार की बेटी अस्मिता दोराजी शर्मा झज्जर की बहू है। झज्जर में वर्ण शर्मा के साथ 2021 में इनकी शादी हुई थी। अस्मिता माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली भारत की पहली महिला पर्वतारोही बिछेंद्री पाल की शिष्या हैं। उनके पिता अंग दोराजी पर्वतारोही बिछेंद्री पाल के शेरपा रहे हैं। उनकी मौत के बाद अस्मिता ने माउंट एवरेस्ट पर फतह करने का सपना देखा था, जिसे उन्होंने पूरा कर दिया है। अस्मिता टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन में सीनियर इंस्ट्रक्टर के पद पर तैनात हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल मडलाना गांव पहुंचे, जहां सीएम ने आम जनता की समस्याएं सुनी और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। ऑस्ट्रेलिया, न्यू पापुआ गिनी, जापान जैसे देशों की यात्रा में भारत बढ़ता हुआ गौरव सभी देशों ने देखा है। साथ ही कहा कि न्यू पापुआ गिनी के प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया, वह पूरे देश के लिए गौरव का विषय है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री को जिस तरह से बॉस बताया और बताया कि भारत विश्व कितना मजबूत नेतृत्व रखता है। मानवता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं को समर्पित किया है। पूरे विश्व में कैसे शांति स्थापित हो, इस पर काम करते हुए विश्व की धारणा पर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ऐसे ही दीर्घकाल में आगे बढ़ता रहे, यही हम सबकी कामना है।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने महेंद्रगढ़ जिला में अपने 3 दिवसीय जनसंवाद कार्यक्रम के दूसरे दिन नगाला चौधरी में बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को टैबलेट प्रदान किए। इसके साथ ही उन्होंने निजामपुर गांव में एक दिन पहले आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों की ओर से रखी गई जयपुर और नागल चौधरी बस सेवा आरंभ करने की मांग को पूरा करते हुए नारनौल से जयपुर वाया नागल चौधरी निजामपुर बस सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आज नारनौल के बिजली कर्मचारियों द्वारा बिजली निगम के प्रांगण में 11 से 3 बजे तक धरना प्रदर्शन किया गया। यह धरना प्रदर्शन अपनी मांगों को लेकर किया गया। इसी बीच कर्मचारी नेता राजेश कुमार ने कहा कि आज हमने हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन यूनियन के आह्वान पर 11 से 3 तक धरना प्रदर्शन किया है। साथ ही कहा कि केंद्र व राज्य सरकार द्वारा पुरानी पेंशन को लागू नहीं किया जा रहा। इसके साथ भी उन्होंने अन्य मांगे की हैं। उन मांगों को लेकर आज हमने धरना प्रदर्शन किया है। को हमारे सेंट्रल काउंसिल के आह्वान पर 11 से 3 बजे तक हमने विरोध धरना दिया हुआ है यहाँ पर विरोध मीटिंग में। और यहाँ पर इसका जो हमारा मेन लक्ष्य है, जो केंद्र की सरकार है और जो हमारी हरियाणा सरकार है, वो एनपीएस जो पुरानी पेंशन जो स्कीम है वो लागू नहीं कर रही है और एनपीएस जो लागू कर रखी है वो एक कर्मचारी के साथ बड़ा मजाक है। सर, आज जो हमारा विरोध गेट मीटिंग है 11 से 3 का, ये नारनौल एसडीओ के प्रांगण में है। और ये जो गेट मीटिंग की जा रही है ये सेंट्रल काउंसिल के आह्वान पर है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एनपीएस का जो मुद्दा है उसको गंभीरता से नहीं ले रहे, जो कि कर्मचारियों के लिए एक बहुत ही बेहुदा मजाक किया गया था। अब सरकार से जब कर्मचारी मांग कर रहे हैं कि पुरानी पेंशन नीति को बहाल कर दिया जाओ, तो ये सरकार आनाकानी करेगी। रेवाड़ी में अब बदमाशों, नशा तस्करों, चोरों और साइबर अपराधियों के लिए कोई स्थान नहीं है और आने वाला समय ऐसे अपराधियों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। 1 महीना पहले 28 अप्रैल को पुलिस अधीक्षक का पदभार संभालने वाले दीपक सहारण ने कहा है कि लेकिन अब विडंबना ये है कि पुलिस अधीक्षक ने बदमाशों और अपराधियों को चेतावनी दी थी। इसके बाद रेवाड़ी के अन्य अपराधों के साथ साथ अब घरों में घुसकर पहले मारपीट और फिर लाखों की चोरियों की वारदातें कम होने की बजाय लगातार बढ़ती जा रही हैं। आखिर क्यों नहीं थम रहा रेवाड़ी में आपराधिक वारदातों का सिलसिला? पुलिस की कार्यशैली पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। जिले के अंदर अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। बदमाशों के साथ बहुत सख्ती से निपटा जाएगा और किसी भी प्रकार का यदि कोई व्यक्ति कानून का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ एक्शन ली जाएगी। साथ ही मैं जो ये नशे के सौदागर हैं, जो नशा बेचते हैं, उन व्यक्तियों को भी आगाह करना चाहूँगा, ऐसे अपराधियों को, कि वो इस जिले को छोड़ दें। उनके लिए आने वाला समय ठीक नहीं है। अंबाला की बेटी ने यूपीएससी की परीक्षा में 239वां रैंक लाकर अंबाला और अपने माता पिता का नाम रोशन कर दिया है। कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। पिछले 5 साल से कोशिश कर रही थी, जाके उनको अब सफलता मिली है। इसका सारा श्रेय उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और माता पिता को दिया है। इसके साथ उन्होंने मुकाम हासिल करने का पूरा परिवार में मोहल्ले में खुशी का माहौल है और उनकी सफलता के लिए ढोल नगाड़े बजाकर खुशी का इजहार किया गया है। इसके ऊपर जितना गर्व किया जाए ना हम सबको उतना कम है, मतलब हम सबके लिए हमारा मान है, ये सेठी का मान है। टोटल कितने बच्चे आपके? और मेरी 2 बेटियां और बेटा, और मुझे अपनी दोनों बेटियों में गर्व है। बेटे में भी जी, मैंने इस साल यूपीएससी में 249 रैंक लिया है
पिछले 5 साल से मेहनत कर रही थी, तो अब छठे साल में 6th अटेम्प्ट में मैंने अपना यूपीएससी का एग्जाम क्लियर किया है। हाँ जी, और इस साल मैं 249 रैंक से आईएएस बनी। पूरे पूर्वी भारत समेत हरियाणा में गर्मी चरम पर है। गर्मी से बच्चे बीमार हो रहे हैं और उन्हें स्कूलों में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में सरकार ने गर्मी को देखते हुए स्कूलों को सख्त आदेश दिए हैं कि स्कूलों में पानी की व्यवस्था सही से की जाए। साथ ही बच्चों को ओआरएस के घोल पिलाने के साथ साथ पानी के लिए हर घंटे में विशेष घंटी बजाने के आदेश दिए हैं, जिसमें बच्चे पानी पीने जाएं ताकि गर्मी से बचाव हो सके। वहीं स्कूलों की खिड़कियां से गर्म हवा न आए, इसके लिए पर्दे लगाने के आदेश दिए गए हैं। जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी नरेश मेहता ने बताया कि प्रदेश में गर्मी चरम पर है। ऐसे में गर्मी से निजात दिलाने के लिए स्कूलों में बच्चों को ओआरएस के घोल पिलाने के साथ साथ कई दिशा निर्देश दिए गए हैं। देखिए, गर्मी का जो प्रकोप है वो बढ़ रहा है और विभाग ने इसके ऊपर संज्ञान लिया है और एक एडवाइजरी जारी की है सभी स्कूलों के लिए, सभी पूरे हरियाणा के बच्चों के लिए, कि कोई भी, पहली बात तो कोई भी प्रोग्राम बाहर ओपन में ना किया जाए। नंबर 2, सभी बच्चे जो है कक्ष में रहेंगे और उससे बाहर नहीं आएंगे। नंबर 3, सभी कक्ष की जितनी भी खिड़कियां हैं वो कवर्ड होनी चाहिए, चाहे वो कपड़े से हो, गत्ते से हो या किसी और अन्य चीज से जो कि वहां अवेलेबल हो। पन्नी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। लखनऊ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि बीसी सखी के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है सीएम योगी ने। सीएम योगी ने यह उद्घाटन किया है, जिसमें केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, साध्वी निरंजन ज्योति मौजूद रही, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहे। समर्थ 2023 के नाम से कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया है। ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लेन देन को इससे बढ़ावा मिलेगा। एक बार फिर से आपको बड़ी खबर बता देते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन किया है। उद्घाटन में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, साध्वी निरंजन ज्योति रही मौजूद, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद भी मौजूद रहे। समर्थ 2023 के नाम से एक कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया है, जिसमें डिजिटल लेन देन को बढ़ावा मिलेगा। बीसी सखी के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया जा रहा है। ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन किया है। उद्घाटन के समय केंद्रीय गिरिराज मंत्री गिरिराज सिंह, साध्वी निरंजन ज्योति भी मौजूद रही। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी इसमें मौजूद थे। समर्थ 2023 के नाम से ये कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया है। ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लेन देन को इससे बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवभूमि उत्तराखंड को देहरादून दिल्ली आनंद विहार टर्मिनल से वंदे भारत एक्सप्रेस की नई सौगात दी है। बता दें कि प्रधानमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से हरी झंडी दिखाकर देहरादून दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ किया है। इस अवसर पर उन्होंने देवभूमि की कानून व्यवस्था बनाए रखते हुए सरकार देवभूमि के मूल स्वरूप को बनाए रखने के लिए प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने इस मुहिम को प्रधानमंत्री को केवल न सराहा है, बल्कि इस कार्य के लिए मुख्यमंत्री की पीठ भी थपथपाई है। साथ ही पीएम ने कहा है कि देवभूमि के विकास के नवरत्न अलग अलग परियोजनाएं हैं। इन परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए नवरत्नों को माला में पिरोने का काम अपने कोहिनूर पर उन्हें पूरा भरोसा जताया है और कहा है कि उत्तराखंड में न केवल भारत बल्कि विश्व की आध्यात्मिक चेतना का केंद्र बनाने की इच्छा प्रधानमंत्री की है और राज्य सरकार दिशा में लगातार काम कर रही है।
छठा रत्न। देवभूमि के मूल स्वरूप को बनाए रखने का प्रयास। देवभूमि की कानून व्यवस्था काफी बेहतर। देवभूमि विकास के नवरत्न की परियोजना। उत्तराखंड विश्व की आध्यात्मिक चेतना का केंद्र। सरकार, राज्य सरकार लगातार कर रही काम। बीजेपी सरकार का पूरा जोर विकास के नवरत्नों पर है। पहला रत्न, केदारनाथ बद्रीनाथ धाम में 1300 करोड़ रुपए से पुनर्निर्माण का कार्य। दूसरा रत्न, 2500 करोड़ रुपए की लागत से गौरीकुंड, केदारनाथ और गोविंद घाट, हेमकुंड साहिब रोपवे का कार्य। तीसरा रत्न, कुमायूं के पौराणिक मंदिरों को भव्य बनाने के लिए मानसखंड मंदिर माला मिशन का काम। चौथा रत्न, पूरे राज्य में होम स्टे को बढ़ावा। मुझे बताया गया है कि राज्य में 4000 से अधिक होम स्टे रजिस्टर हो चुके हैं। पांचवा रत्न, 16 इको टूरिज्म डेस्टिनेशन का विकास। छठा रत्न, उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार। उधम सिंह नगर में एम्स का सैटेलाइट सेंटर भी बनाया जा रहा है। उत्तराखंड देवभूमि है। मुझे याद है, मैं जब बाबा केदार के दर्शन करने गया था तो दर्शन के बाद अनायास ही मेरे मुख से कुछ पंक्तियां निकली। बाबा केदार के आशीर्वाद स्वरूप ये पंक्तियां थी और यूं ही मैं बोल पड़ा था, ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा। उत्तराखंड आज जिस तरह से कानून व्यवस्था को सर्वोपरि रखते हुए विकास के अभियान को आगे बढ़ा रहा है, वो बहुत सराहनीय है। ये इस देवभूमि की पहचान को संरक्षित करने के लिए भी अहम है। और मेरा तो विश्वास है कि ये देवभूमि आने वाले समय में पूरे विश्व की आध्यात्मिक चेतना के आकर्षण का केंद्र बने।